गुमराह एपिसोड 266। शराफत अली मुझे बंगले के बाहर उतारकर वापस चला गया। मैं अंदर पहुंचते सीधा आबी के कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। लिज़ी का एक फलक शिकाफ जानदार किस्म का कहकहा सुनकर मेरे बढ़ते हुए कदम सुस्त पड़ गए। वो आइज़क को छोड़कर वापस आ चुकी थी और अब आबी के पास बैठकर उसकी पुरलुत्फ बातों पर कहकहे लगा रही थी। मैंने कमरे में कदम धरते हुए कहा, क्या बात है भाई, आज तो बड़े कहकहे लगा रहे हो तुम लोग, क्या मिल गया आज तुम दोनों को? मुझे देखते ही आबी बोला, ओए तू किधर गायब हो गया था भाई, बगैर बताए निकल जाता है घर से, किसी की परेशानी का ख्याल नहीं है तुझे? मैंने हंसकर कहा, तू कोई मेरी बीवी तो नहीं है जो मेरी गैर मौजूदगी ने परेशान कर दिया तुझे? बक नहीं हुए, मैं अपनी परेशानी की बात तो नहीं कर रहा हूँ। फिर किसकी बात कर रहा है भाई? कौन परेशान हो रहा था मेरे लिए? ये तेरी होने वाली निस्फ बेहतर फिक्रमंद थी तेरे लिए। मैं लतीफ़े सुना सुनाकर इसका दिल बहलाने की कोशिश कर रहा था कितनी देर से। लिज़ी ने अपनी जगह से उठकर मेरी तरफ बढ़ते हुए मोहब्बत से कहा, आप कहाँ चले गए थे? मैं फिक्रमंद हो गई थी। मैंने भी जवाबन मोहब्बत भरे अंदाज में सरजनिश करते हुए कहा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जिसके लिए तुम यूँ परेशान हो जाती हो। ये बात नहीं है, आपके चारों तरफ जिस कदर दुश्मन बिखरे हुए हैं उनकी वजह से जब आप घर से बाहर होते हैं उस वक्त तक मेरा दिल हौलता ही रहता है जब तक आप वापस नहीं आ जाते। मेरी माने तो किसी को साथ लिए बगैर बाहर ना जाया करें। ये तुमसे किसने कहा कि मैं तन्हा बाहर गया था? वो अपना शराफत अली साथ ले गया था भाई, मुझे उसी के साथ था मैं। ओए झूठ क्यों बोल रहा है साले, पता है कब्र में कीड़े पड़ जाते हैं झूठ बोलने वालों के। आबी ने इस तरह हाथ नचाकर बड़ी बुढ़ियों के अंदाज में कहा कि लिज़ी के साथ मैं भी हंस पड़ा। तो ये आग लगाने वाली बातें करा था तो लिज़ी से बी जमालों की जानशीनी कब से मिल गई भाई तुझे? देख रही हो तुम बहन जी, ये सिला इस दुनिया में किसी के साथ भलाई करने का। बड़ा जलील तोता सिफत आदमी है ये जिसे तुमने अपना शरीक हयात बनाने का फैसला कर लिया है। अभी भी वक्त है, सोच लो अच्छी तरह से। अभी तो बेटी बाप के ही घर है, बाप का घर छोड़कर आ गई इस हरजाई के साथ तो पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मैंने आबी की बात काट कर कहा, लिज़ी तुम इस लंगड़े की बातों में ना आना, बड़ी कुत्ती शह है ये, आदमी को कहीं का नहीं रहने देता। ना जाने कितनी तो इसके गांव में बैठी रो रही है ऐसे और पता नहीं कितनी इधर उधर शहरों में पिट रही है इसकी जान को। एक तो बहुत मशहूर अदाकारा है यहाँ की, लाहौर में बैठी इसका मातम कर रही है कई सालों से। क्यों बदनाम कर रहा है एक शरीफ और सीधे साधे आदमी को? कसम ले जी, मैंने कभी किसी को मैली निगाह से जो देखा भी हो। तेरी शराफत को तो मैं खूब जानता हूँ, लगता है यहाँ पड़े पड़े जी उगता गया है तेरा। क्या ख्याल है फिर उधर उस गुलो गुलजार बेगम के पड़ोस में पहुंचा दो तुझे? कहीं उसी के फिराक में तो हजान नहीं बकने लगा तू? उसका चेहरा एकदम खुशी से खिल उठा। वो जल्दी से बोला, क्या बात कही है यार तूने इस घड़ी, अपने सारे गुनाह बख्शवा लिए हैं तूने ये कहकर मुझसे। शायद मुझसे गलती हो गई थी तुझे समझने में, तू तो बहुत ही अच्छा आदमी है। मैं सब जानता हूँ बेटा, तेरी ये सारी बकवास इसीलिए थी। ठीक है, मैं पहुँचा दूंगा तुझे वहाँ, बस अब बकवास ना करना। नहीं भाई, मेरे बाप दादा की तौबा जब एक लफ्ज़ भी बोलूँ तेरे खिलाफ। कब लेकर चल रहा है तू मुझे जन्नती बेगम के पास? फिक्र ना कर, आज शाम तक ही ले चलूँगा, फिर मुकम्मल तौर पर सेहतियाब होने तक तू वहीं रहना। ये तू बहुत अच्छा करेगा मेरे यार, बड़ा एहसान होगा तेरा मुझ पर। मैं यहाँ अच्छी सूरत देखने को भी तरस गया हूँ, कैसे बंजर और बेआब हो गया जजीरे में ला फेंका है तूने मुझे। मेरे जमालियाती ज़ौक़ का ज़रा भी एहसास नहीं किया इधर लाते समय। लिज़ी ने हैरत से आंखें फाड़कर उसे तकते हुए कहा, ये आपने इन्हें कहाँ ले जाने की नवीद दे दी है? इनका अंदाज तो बदल ही गया अचानक से। कौन है ये जन्नती बेगम, और वो क्या नाम लिया है आपने? हाँ, वो गुलो गुलजार बेगम। कौन है ये इनकी? तुम खुद ही अंदाजा कर लो वो कौन हो सकती है जिसके नाम पर इसके मुर्दा तन में जान पड़ गई है एकदम। कोई बहुत ही अजीज़ जान ख़वातीन है ये दोनों। क्यों आबी, गलत तो नहीं समझा ना मैंने? लिज़ी शरारत से बोली, बिल्कुल गलत समझा है तुमने। ख़वातीन कहकर तौहीन कर रही हो तुम उस गुलो गुलजार बेगम की। जन्नती बेगम को तुम बेशक ख़वातीन में शामिल कर सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, मगर वो गुलो गुलजार नौबहार बेगम, उसके तो अभी मुरादों के दिन है बीबी। इतना जुल्म ना करो उस गरीब पर। ओ वेरी सॉरी, मुझसे सचमुच अंदाज़ा लगाने में गलती हो गई, लेकिन अभी आप यहाँ से जाने के बारे में सोचे भी ना। अभी तो आपको खासी देखभाल और मुकम्मल आराम की ज़रूरत है, फिर इलाज में भी खलल पड़ जाएगा इस तरह तो। लिज़ी ने कहा, इसकी तुम परवाह ना करो, वो जन्नती बेगम जो है ना वो बहुत अच्छी देखभाल कर लेती है। आगे भी उस खुलूस की बंदी ने बड़ी खिदमत की है हमारी, और इलाज में भी ज़रा खलल नहीं पड़ेगा क्योंकि इस शहर में हर जगह डॉक्टर पाए जाते हैं। आबी जल्दी से बोला, उसे फिरदौसी बेगम के फ्लैट पर पहुंचाना तो हमारे प्रोग्राम में पहले ही शामिल था। अब किस्मत की खूबी से सूरत हाल खुद ब खुद हमारे हक में हो गई थी, तो मैं इस मौके को हाथ से किस तरह जाने देता। मैंने जल्दी से कहा, इसे कुछ समझाना फजूल है लिज़ी, अगर तुमने इसे रुकने पर आमादा कर भी लिया तो ये तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर देगा। बेहतर यही है कि जो ये चाहता है इसे कर लेने दो। यूं भी यहाँ ये कभी कभी तो बिल्कुल तन्हा ही हो जाता है। ऐसी सूरत में से बहुत दुख होता होगा,
मैं अभी थोड़ी देर बाद इसे छोड़ आऊंगा वहां जाकर। ठीक है, अगर ये इनके आराम के लिए ज़रूरी है तो मैंने यहाँ रोकने पर इसरार नहीं करूंगी। वैसे मैं इनसे मिलने और इनकी मिजाज पुरसी के लिए आप लोगों की उस जन्नती बेगम के घर तो जा सकती हूँ ना? लिज़ी ने मुझे आबी की हिमायत करते पाकर कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वहाँ आने जाने के सिलसिले में तुम पर पाबंदी कौन लगा सकता है? जब जी चाहे चली जाए करना। मैंने उसे जवाब दिया। मैं जानता था कि आज रात के बाद वो जिन हालात से दो चार होगी उनमें उसे आबी का ख्याल तक नहीं आ सकेगा, फिर खामखा से मशकूक क्यों किया जाए। उसने ये सवाल भी गालिबन इसीलिए किया था कि उसके जवाब की रोशनी में हमारे अज़ाइम के बारे में कुछ अंदाज़ा कर सके। बज़ाहिर बेहतरीन दोस्त और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने के बावजूद जिस तरह मैं उन पर एतमाद करने को तैयार नहीं था, एतमाद ही नहीं बल्कि मैं तो उन्हें दोस्त तस्लीम करने को भी तैयार नहीं था, इसी तरह वो भी मेरे बारे में हर दम फिक्रमंद रहते होंगे। हालांकि मैं अभी तक उनसे वफादारी और मुकम्मल ताउन का इजहार करता रहा था, लेकिन मेरी सरगर्मियां उनके खिलाफ थीं। कई मौक़ों पर उन्हें मुझ पर शक भी हुआ होगा, मगर ये मेरी खुशबख्ती थी कि हर चाल मेरे हक में ही हो जाती थी किसी न किसी तरह। मुझे शराफत अली की तरफ से जेराल्ड के बारे में इत्तला का इंतजार था। ये खबर मिलते ही लिज़ी फौरन उस क्लिनिक की तरफ रवाना हो जाती जहां जेराल्ड ज़ेरे इलाज था। उसके जाने के बाद ही मैं आबी को लेकर फिरदौसी बेगम की तरफ रवाना होता। उसके सामने जाता तो ये खदशा था कि वो भी हमारे साथ लग जाती और इस तरह फिरदौसी बेगम की वो महफूज पनाहगाह उसकी नज़रों में आ जाती, जबकि मैं उन यहूदी शैतानों को उसकी हवा भी नहीं लगने देना चाहता था। एक बार लिज़ी के साथ तारिक रोड से गुजरते हुए मैं फिरदौसी बेगम से मिलने उसके फ्लैट पर गया था, लेकिन लिज़ी को मैं अपने साथ नहीं लेकर गया था। वो सड़क पर खड़ी कार में ही बैठी रही थी। ज्यादा से ज्यादा उसने मुझे उस गली में दाखिल होते देखा होगा जिसमें फिरदौसी बेगम का फ्लैट था, लेकिन वो खासी लंबी गली थी और उसमें बेशुमार दुकानें और फ्लैट्स थे। महज गली से किसी के फ्लैट का पता करना आसान नहीं था, और यह भी अच्छा ही हुआ कि आबी अपनी गुफ्तगू के दौरान उसे जन्नती बेगम कहता रहा था। लिज़ी को फिरदौसी बेगम का सही नाम भी मालूम नहीं हो सका था। इस तरह जिसका मुझे इंतजार था वो खबर शाम को 4 बजे के बाद बिलाखिर लिज़ी के कानों तक पहुंची गई। वो फोन पर यह इत्तला पाते ही दौड़ती हुई मेरे पास आकर बोली, जनाब आली, गजब हो गया, किसी ने क्लिनिक में घुसकर जेराल्ड को गोलियों से छलनी कर दिया है। वो खासी बदहवास हो रही थी उस घड़ी। मैं उस समय आबी के पास बैठा खुशगप्पियां कर रहा था उससे। ये खबर सुनकर आबी ने चौंक कर लिज़ी को देखा और बोला, ये तो बहुत बुरा हुआ, किसने की है ये हरकत? मैंने भी हैरानी का इजहार करते हुए पूछा, कौन था वो? क्लिनिक में किस तरह पहुंच गया? पकड़ा गया कि नहीं? तफसील अभी मालूम नहीं हो सकी है मुझे। हमलावरों को पकड़ा नहीं जा सका। गोलियों की आवाज सुनकर अमले के अफराद उस तरफ दौड़े थे, मगर दोनों हमलावर रिवॉल्वरों से फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। उनके चेहरे नकाबों में छुपे हुए थे। दीगर तफसीलात वहां जाने के बाद ही मालूम हो सकेंगी। मैं आपको यही बताने आई थी कि मैं क्लिनिक की तरफ जा रही हूँ। वापसी कब तक हो सकेगी कुछ पता नहीं है मुझे। अगर जेराल्ड मर गया तो आज रात मेरी वापसी नामुमकिन होगी। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हें फोन करके वाक़े की तफसील मालूम कर लूंगा। मुझे फोन नंबर दे दो वहां का। लिज़ी ने कागज पर क्लिनिक और जेराल्ड के घर का फोन नंबर लिखकर मुझे देते हुए कहा। मैंने ये दोनों नंबर इसलिए लिख दिए हैं कि अगर जेराल्ड की मौत वाक़ई हो चुकी है, जिसका ज्यादा इम्कान है, तो हम उसकी लाश घर ले जाएंगे उसके। लिहाजा क्लिनिक में ना मिलने की सूरत में घर पर फोन कर ले मुझे। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि क्लिनिक से फोन करके सूरत हाल आपको बता दूं। मैं आबी को लेकर जा रहा था इस वक्त, मगर ठीक है, अब मैं 1 घंटे तक यहाँ रुककर फोन का इंतजार करूंगा तुम्हारे। 1 घंटा अगर गुजर जाए तो फिर तुम फोन ना करना, मैं खुद ही फोन कर लूंगा तुम्हें कहीं से। लिज़ी तेजी से बाहर निकल गई। मैं लपक कर उस खिड़की पर पहुंचा जहां से बैरूनी गेट दिखाई देता था और पर्दा थोड़ा सा हटाकर बाहर झांकने लगा। चंद लम्बे बाद ही मैंने लिज़ी को सफेद करोला में बाहर जाते देखा। उसके जाने के बाद चौकीदार के गेट दोबारा बंद करते ही मैं वापस पलट आया। ले भाई आबी प्यारे, मैदान साफ हो गया अब हमारे लिए। आबी ने अजीब से अंदाज में मुझे देखते हुए कहा, क्या मतलब है तेरा? क्या ये खबर गलत थी? तूने लिज़ी को यहाँ से हटाने के वास्ते कोई चक्कर चलाया है क्या? हाँ, तूने ठीक समझा है। ये सारा चक्कर लिज़ी को यहाँ से हटाने और रात भर के लिए दूसरी तरफ उलझाए रखने के लिए चलाया गया है। लेकिन खबर गलत नहीं है। एक तीर से 2 शिकार किए हमने। लिज़ी का बंदोबस्त भी हो गया और जेराल्ड का भी। अच्छा, मगर वो तो पहले से अधमुआ पड़ा था यार, उस पर गोलियां जाया करने की क्या जरूरत थी भला? लिज़ी को उधर उलझाने के लिए, मैंने कहा, और फिर आबी को पूरे प्रोग्राम से आगाह करने के बाद बोला, ये प्रोग्राम बहुत ही इमरजेंसी में बनाया गया है। मुझे अफसोस है आबी, तू इस कार्य खैर में शरीक नहीं हो सकेगा हमारे साथ, मगर मजबूरी है यार, सब्र कर ले। हाँ यार, शायद मेरे रब को ही मंजूर नहीं है। उस रात जब सारी तैयारियां मुकम्मल थी, उन जलील लुटेरों ने दरमियान में आकर गड़बड़ कर दी थी। मेरे पाँव में गोली लग जाने की वजह से ये काम मुलतवी हो गया था उस रात। आबी ने उदासी से कहा। टेलीफोन की घंटी बजने की आवाज़ सुनकर मैं आबी के पास से उठकर ड्राइंग रूम में आ गया जहाँ फ़ोन रखा था। मैं हैरान था कि लिज़ी ने इतनी जल्दी मुझे फ़ोन कर दिया था।
मगर रिसीवर उठाने पर पता चला कि वो फ़ोन लिज़ी का नहीं बल्कि शराफत अली का था। उसने मुझे जेराल्ड के बारे में बताने के लिए फ़ोन किया था उस वक्त। मैंने उसकी बात सुनने के बाद कहा, हाँ मुझे इत्तला मिल चुकी है, लिज़ी को किसी ने फ़ोन पर बता दिया था। वो खबर मिलते सीधी क्लिनिक की तरफ दौड़ गई है। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? काम ठीक हो गया है ना? कोई गड़बड़ नहीं हुई। किस्मत हम पर बहुत मेहरबान मालूम होती है, ज़रा भी दुश्वारी पेश नहीं आई। ठीक है, अब तुम फिरोज़ की तरफ चले जाओ अपने आदमियों के साथ। मैं 1.5 घंटे बाद वहाँ पहुँच जाऊँगा। मुझे अभी यहाँ रुककर लिज़ी के फ़ोन का इंतज़ार करना है। 1 घंटे तक इंतज़ार करने का कह चुका हूँ मैं उससे। ठीक है, तुम इत्मीनान से आओ, जल्दबाजी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, काम बिगड़ जाने का खदशा रहता है इस तरह। शराफत अली ने यह कहकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैं टेलीफोन उठाकर अपने साथ आबी वाले कमरे में ही ले आया। आबी यही समझ रहा था कि आने वाला टेलीफोन लिज़ी का ही है। मेरे कमरे में कदम धरते उसने पूछा, क्या कह रही थी वो तेरी यहूदन? बड़ी जल्दी फ़ोन कर दिया उसने, शायद कहीं करीब ही है वो क्लिनिक। नहीं यार, उसका फ़ोन नहीं था, शराफत अली ने फ़ोन किया था इस वक्त, तेरे यार जेराल्ड के अलमनाक अंजाम की इत्तला देने को। क्या बताया उसने? उसका कोई आदमी पकड़ा तो नहीं गया इस कार्रवाई के दौरान? नहीं, वो कहता है सारा काम नहायत आसानी और खुशउस्लूबी के साथ अंजाम पसीर हुआ है। मैंने उसे जवाब दिया। 15 मिनट के बाद लिज़ी का फ़ोन भी आ गया। उसने बताया, जेराल्ड के सीने और पेट में 8 गोलियां लगी हैं। डॉक्टर अपनी सी कोशिशों में मसरूफ है, लेकिन उसके बचने की उम्मीद 1% भी नहीं है। आप आबी को लेकर जाएं, मैं रात को नहीं आ सकूंगी शायद। अच्छी बात है, मैं आबी को लेकर जा रहा हूँ। वापस आकर तुम्हें फिर फ़ोन करूंगा उसकी कैफियत मालूम करने के लिए। मैंने रिसीवर रखा तो आबी ने बेताबी से पूछा, क्या हुआ भाई, क्या बच गया वो आज भी? बड़ा बेगैरत साबित हो रहा है यार वो तो। हाँ है तो ऐसा ही, मगर इत्मीनान रख, 8 गोलियां जब एक साथ पेट और सीने में जा घुसे तो बड़े से बड़े बेगैरत को अदम की सैर करा देती हैं। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उम्मीद उन्हें 1% भी नहीं है। लानत ही भेज दे अब तो उस पर। 8 गोलियां उतार दी उन्होंने उसके अंदर, मौत का पूरा सामान करके लौटे वो उसकी। आबी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ शराफत अली ने बहुत ही तजुर्बेकार आदमी भेजे थे उसकी तरफ, कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने। अब जो मंजूर हो रब को। मैंने बाहर आकर गैराज से कार निकालकर बिल्कुल दरवाजे के साथ लगा दी, फिर वापस जाकर आबी को सहारा देकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर लाया और कार की अकबी सीट पर लिटा दिया। मैं ड्राइविंग सीट संभालकर कार स्टार्ट करने जा ही रहा था कि आबी बोल उठा, यार पहले फोन करके ये तो मालूम कर लिया होता कि वो जन्नती बेगम इस समय घर पर भी है या नहीं, कहीं हमारी ये भागदौड़ बेनतीजा ही साबित ना हो। मैंने मुड़कर उसे मुस्कुराती नजरों से देखा। बड़े मौके से सूझी है तुझे ये बात, कभी कभी तो यार तू भी अकल से काम ले लेता है। बकवास मत कर, ज्यादा दानिश्वरों की दुम बनने की कोशिश मत किया कर मेरे सामने, जानता हूँ तेरी खोपड़ी की हालत में। मैं उसकी झंझलाहट से लुत्फानंदोज होते हुए कार से निकलकर अंदर चला गया। चौथी घंटी पर दूसरी तरफ से रिसीवर उठाकर जिसने हेलो कहा था वो फिरदौसी बेगम हरगिज ना थी। मुझे गुमान गुजरा शायद गलत नंबर डायल कर दिया मैंने। चनाचा तस्दीक के लिए मैंने फिरदौसी का टेलीफोन नंबर दोहरा दिया। दूसरी तरफ से नहायत शीरीं और शाइस्ता लहजे में कहा गया, जी हाँ यही नंबर है हमारा, आपको किससे बात करनी है? फिरदौसी बेगम से बात हो सकेगी? क्या वो घर में मौजूद हैं इस वक्त? फिरदौसी बेगम, ओह आंटी को पूछ रहे हैं आप? हाँ हाँ वो मौजूद हैं। आप कौन साहब हैं? उनसे कहें हाशिम खान का फ़ोन है। अरे ये आप है जनाब खान साहब? जाइए, हम नहीं बोलते आपसे, बड़े वो हैं आप, पलटकर खबर तक नहीं लेते किसी की। उसने बड़े महबूबाना अंदाज में कहा, आपने तो हद ही कर दी बेमुरवती की। उसके अंदाज से मैं समझ गया कि वो गुलजार खानम टकरा गई है मुझसे। मैंने कहा, देखें बीबी, ये वक्त इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है, मुझे फिरदौसी बेगम से बेहद ज़रूरी बात करना है, आप बुला दो उन्हें जल्दी से। उसी वक्त फिरदौसी बेगम की आवाज़ सुनाई दी। वो पूछ रही थी, गुलजार किसका फ़ोन है भाई? ये आपके दोस्त हाशिम खान है आंटी, कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं आपसे। अरे और तुम मुझे बताने के बजाय खुद ही बातें करने लगी उनसे, लाओ मुझे दो फ़ोन। फिरदौसी बेगम ने शायद बुरा मानते हुए कहा था, फिर रिसीवर उससे लेकर बोली, अस्सलाम वालेकुम खान साहब, भाई कहाँ गायब हैं आप? मैंने उसके सलाम का जवाब देकर कहा, गायब कहाँ हो सकते हैं जी, इधर ही तुम्हारी कराची में रुलते फिर रहे हैं। कमाल है, कराची में होते हुए भी आपको हमारी याद नहीं आई कभी, ऐसी कौन सी मसरूफियात थी भाई? मैं अभी आ रहा हूँ बस तुम्हारे पास ही, फिर पूछ लेना जो पूछना हो। फ़ोन तो मैंने ये जानने के लिए किया था कि तुम घर पर हो भी या नहीं। सर आंखों पर तशरीफ़ लाएं जनाब। और वो पीरजादा साहब कहाँ हैं इन दिनों? भाई इस कदर गाढ़ी उर्दू बोल रही हो, खैर तो है ना, पड़ोसियों का कुछ ज़्यादा ही असर कबूल कर लिया शायद। अब आप जैसे मोअज़्ज़िज़ लोगों के साथ गुस्ताखाना अंदाज तो नहीं इख्तियार कर सकती ना, यूँ भी आप हर रोज़ तो यहाँ आते नहीं जो बेतकल्लुफ़ाना अंदाज इख्तियार करने की जुर्रत कर सकूँ। खैर छोड़ इस बात को,
मैंने पीरजादा साहब का पूछा था आपसे। वो भी मेरे साथ ही आ रहे हैं। वैसे गिला करने का अंदाज बहुत खूबसूरत है, मैंने बुरा नहीं मनाया बिल्कुल, ये हक तो बनता है भाई तुम्हारा। लेकिन ये भी तो देखो, अच्छे वक्त में तुम्हें याद रखे ना रखें, बुरे वक्त में तुम्हारे पास आकर पनाह लेते हैं। ऐसा इन्हीं लोगों के साथ किया जाता है जिनसे कुर्बत और अपनायत बेपनाह हो, जिनकी मोहब्बत और खुलूस पर आदमी को कामिल यकीन हो। अगर हम तुम्हें गैर समझते तो ऐसा हरगिज ना करते। इनायत है, नवाजिश अगर आप ऐसा समझते हैं मुझे। अब जल्दी से आ जाएं, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका। उसने रिसीवर रख दिया। मैं भी रिसीवर क्रैडल पर डालकर बाहर आ गया और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मेन गेट से बाहर आने के बाद आबी ने पूछा, क्या हुआ, वो घर पर ही मौजूद है ना? हाँ यार, है तो वो घर पर ही, लेकिन इस वक्त उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ मैं। क्यों, ऐसी क्या बात कह दी उसने? क्या वो उस हालत में हमारे आने से खुश नहीं थी? नहीं यार, बात ये नहीं है। वो खुलूस और मोहब्बत की बंदी तो हर वक्त हमारे लिए अपने दिल के दरवाजे खुले रखती है, लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि हमें उसका ख्याल हमेशा ऐसे वक्त में आता है जब कोई उफ्ताद पड़ी होती है हम पर या उसकी मदद दरकार होती है। उसके बगैर तो हम कभी उसके घर का रुख भी नहीं करते। उससे कभी ये तक नहीं पूछा हमने कि उसकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। हाँ यार, ये तो बड़ी ज्यादती करते हम उसके साथ, बड़ी खुदगर्जी है ये हमारी। क्या इसी का गिला कर रही थी वो? नहीं, ये तो नहीं किया उसने, मगर उसे ऐसा करने का हक पहुंचता है, करना चाहिए उसे इसका गिला हमसे। खैर यार, तू अपना मूड खराब ना कर, आइंदा हम ख्याल रखेंगे इस बात का, उसकी खबरगिरी करते रहेंगे हम। आबी ने मुझे तसल्ली दी। नहीं यार, हम बहुत ही घटिया, बहुत ही खुदपरस्त लोग हैं आबी। हम तो अपनी माओ को भी भूले रहते हैं, उनकी आंखें भी पथरा कर रह गई हमारी राह तकते तकते। हम उनका कलेजा ठंडा नहीं रख सकते तो उस गरीब को कौन सी खुशी दे सकते हैं? हाँ यार, बदबख्ती ने हमें किसी भी काम का नहीं रहने दिया। जिल्लतों, रुसवाइयों और महरूमियों के सिवा हाथ ही क्या आया हमारे। जिंदगी कभी इत्मीनान का सांस ले तो मुड़कर देखें हम अपने किसी प्यारे की तरफ। हमारी तो सांसें भी मुश्किल से आती जाती हैं भाई। आबी को सीढ़ियां चढ़ने में बहुत दुश्वारी हो रही थी, मगर उसकी हिम्मत की दाद देता हूं मैं कि वो मेरे कंधे पर ज्यादा बोझ डाले बगैर एक टांग पर उछल उछल कर किसी न किसी तरह फिरदौसी बेगम के फ्लैट तक पहुंच गया। उसे उस हाल में देखकर उस दर्दमंद दिल की मालिक औरत के चेहरे पर तशवीश उभर आई। उसने आगे बढ़कर दूसरी जानिब से आबी को सहारा देते हुए कहा, ये क्या हुआ आपको? आपकी सेहत तो बड़ी खराब नजर आ रही है मुझे। मुझे अफसोस है मेरी बहन, हम हमेशा तुझे कोई ना कोई तकलीफ देने आ जाते हैं, आबी ने उदासी से कहा। फिरदौसी बेगम ने उसकी बात काटकर उसे मजीद कुछ कहने से रोकते हुए कहा, कैसी बातें करते हैं आप आबी भाई? मुझे बहन भी कहते हैं और गैरियत भी बरतते हैं मुझसे। ये कैसे जान लिया आपने कि आपकी खिदमत करके तकलीफ होती है मुझे? ये तुम दोनों किन फजूल बातों में उलझ गए हो? इसे अंदर बिस्तर पर ले चलो फिरदौसी, इसकी एक टांग में बहुत गहरा जख्म है, और ये ख्याल निकाल दो अपने दिल से कि तुम्हें गैर समझते हैं तो हर बार दौड़े हुए तुम्हारी तरफ नहीं आते कभी भी, मैंने बेतकल्लुफी से कहा। मेरे इस अंदाज़े तखातुब पर फिरदौसी बेगम की आंखों के दिए जल उठे। वो जल्दी से बोली, छोड़े जी, लानत भेजें दिल जलाने वाली बातों पर। आए, अंदर चलें आप, बिस्तर पर लेटे चलकर, आपको आराम की ज़रूरत है। आबी को बिस्तर पर लिटाकर हम सीधे हुए ही थे कि वो आफत की पुड़िया गुलजार खानम चहकती हुई आन टपकी। आ गए आप जनाब खान साहब, फ़ोन पर तो आपको फुर्सत ही नहीं बात करने की, अब भी वक्त है आपके पास या नहीं? बोलते बोलते उसकी नज़र आप ही पर पड़ी। अच्छा, अपने पीरजादा साहब भी आए हैं, मगर आप लेटे क्यों हैं जी? क्या हुआ है आपको? एक एक्सीडेंट हो गया इनका, टांग में ज़बरदस्त चोट आई है, समझ लो कि लंगड़े हो चुके हैं अब ये, मैंने शरारत से कहा। ओ बकवास मत कर, लंगड़ा तो तुझे होना चाहिए एक दिन, मेरे लिए क्यों बकवास करता है तू? आबी को गुलजार के सामने लंगड़ा कहना बहुत बुरा लगा था। वो एकदम आपे से बाहर हो गया। मैंने उसे शौक नजरों से देखते हुए कहा, ओह यार, माफ़ कर दे, गलती हो गई मुझसे, मुझे इनके सामने बात नहीं कहना चाहिए थी। अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, फिर तू लंगड़ा कैसे हो सकता है? फिरदौसी मेरी बात का मतलब समझकर जल्दी से बोली, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये गुलजार से शादी करने वाले हों। फिरदौसी की बात सुनकर गुलजार एकदम गुलनार हो गई। उसने एक अदा से शर्माकर अपने दुपट्टे का कोना दांतों में दबाया और पलटकर भागते हुए कमरे से निकल गई। मैंने कहकहा लगाकर कहा, वाह भाई जन्नती बेगम, जवाब नहीं है तुम्हारा भी, कैसी भागी है वो? फिरदौसी और आबी भी गुलजार के इस अंदाज पर कहकहे लगा रहे थे।